बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं आज टीवी विद सादिया सरदार। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज का। हम सब जानते हैं कि जैसे ये कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है ये शुरू हुआ है, इसने तकरीबन 195 ममालिक और 2 रियासतों को अपनी लपेट में बुरे तरीके से ले लिया है और हम हर तरफ से मौत ही की खबरें हैं जो हमें सुनाई देती हैं। और कुछ तो ये वजह बन जाती है हमारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज की, लेकिन कुछ और भी जो वजूहात बनती हैं इस टाइम पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ मेंटल जो हेल्थ इश्यूज है उनमें इजाफा होता जा रहा है जैसे जैसे ये पैंडेमिक का दौर आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं। हमारे साथ शाजिया खान हैं जो कि एनएचएस के साथ काउंसलिंग करती हैं, और दूसरा हमारे साथ फाजिल वाहिद साहब हैं, लाइफ लाइन कोचिंग के नाम से इनका इंस्टीट्यूट है, और ये जितने भी साइकियाट्रिक जो डिसऑर्डर्स हैं इनको ये लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी कैसी वालेकुम हैं आप? अस्सलाम। सबसे पहले तो शाजिया थोड़ा सा आप बताएं कि क्या आप देखती हैं कि क्या वजह बनती है अदर देन जो हम लोग ये खबरें सुनते हैं नेगेटिव, इसके अलावा आप क्या बड़ी खबर समझती हैं कि है? मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू से जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं। स्पेशली क्वारंटीन में तो आजकल बहुत ज़्यादा जो है वनरेबल हो गए हैं, क्योंकि उन तक हेल्प पहुंचना मुश्किल हो रही है, उनको मॉनिटर करना मुश्किल हो गया है। उनकी जो मेडिसिन है वो जब वो रेगुलरली नहीं ले रहे हैं तो वो रिलैप्स हो रहे हैं, और बहुत सारा प्रेशर मेडिकल स्टाफ के ऊपर बढ़ गया है इस क्वारंटीन की वजह से, जिसकी वजह से हो रहा है। मेंटल हेल्थ के इश्यूज आइसोलेशन की वजह से हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो हमारा कल्चर भी एक कह लें। बेशक मैं डिफरेंट कल्चर्स के साथ काम करती हूँ, लेकिन एक हमारा कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर या इटालियन कल्चर, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक दूसरे को करीब करना, हग करना, किस करना, ये हमारा रेगुलर वो एक थी, लेकिन वो सब चेंज हो गया है। अब वो सोशल डिस्टेंसिंग भी आ गई है, तो बहुत सारे चेंजेस इसकी वजह से भी आ गए हैं। अच्छा, और आप क्या समझती हैं कि जो लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं क्या ये भी एक वजह बनती है? फाइनेंशियल इश्यूज तो आज का सबसे ज्यादा स्काई हाई हुए हैं, क्योंकि ओबीसी गवर्नमेंट ने जो चीजें ऐलान की, लोगों को काफी स्ट्रेस हुआ, जिसके थ्रू उनको जाना पड़ा, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बहुत सारी चीजें मिस रेप हुई, जिसकी वजह से लोगों ने सोचा कि वो 3 महीने के जैसे रेंट नहीं देंगे या मॉर्गेज नहीं देंगे एंड सो ऑन, बट इट वाजंट द केस, इट वाज जस्ट पुट ऑन होल्ड। ये लोन्स मिल रहे हैं तो वो वापस देने पड़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल काफी इश्यूज लोगों के बढ़ गए हैं। अच्छा फाजिल वाहिद साहब, अब आप थोड़ा सा बताएं कि पाकिस्तान की क्या सिचुएशन देखते हैं, और आप क्या वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे मेंटल जो हेल्थ के रिलेटेड पेशेंट है वो आप ज्यादा देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि वैसे जो जनरली उनको इश्यूज हो रहे हैं हेल्थ के हवाले से वो ज्यादा है? एक्चुअली इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो पेशेंट्स हैं जो कि पेंडेमिक से पहले से उनमें कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा था, या वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे और ट्रीटमेंट में थे। और एक वो लोग हैं या वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो इस पेंडेमिक के की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, और प्री पेंडेमिक दे वर डूइंग फाइन। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो वो पेशेंट्स जो पहले से इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे, तो उनकी डेफिनेटली उनकी ट्रीटमेंट पे फर्क पड़ा, उनके डिजीज की जो उनकी एक मैनेजमेंट होती है, द वे दे रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स द डिजीज, वो उस पर ज्यादा फर्क पड़ गया। और दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो कि पहले तो ठीक थे, कंपैरेटिवली बेहतर थे, लेकिन पेंडेमिक की वजह से उनके मेंटल हेल्थ पे काफी असर पड़ा। सबसे पहले हमें जो समझने की जरूरत है वो ये है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली देखें इश्यूज क्यों होते हैं। इस तरह के मसाइल जब जिंदगी में आते हैं, वो पेंडेमिक हो या फिर वो इस तरह की कोई दूसरे मसाइल हो, जब भी वो हमारी लाइफ में मसाइल आते हैं तो हमारा एक पैटर्न होता है रिस्पॉन्स का। हम किस तरीके से उन मसाइल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हमारे पैटर्न्स होते हैं, बाकायदा से डेवलप न्यूरल पाथवेज डेवलप हो चुके होते हैं हमारे। अब समझने की जो लोगों को सबसे ज्यादा इश्यूज जो आ रहे हैं वो फियर की वजह से आ रहे हैं, और फियर इज एक्चुअली द डायरेक्ट रिजल्ट कि उन लोगों को समझ ही नहीं है कि कोरोना क्या है। नंबर वन, कोरोना से उन्होंने कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, ये तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। मैं एक एक करके जरा आपको बहुत क्लियरली स्टेप वाइज बताऊं। सबसे पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है कि पेंडेमिक इट इज अ रियल प्रॉब्लम, और ये एक प्रॉब्लम है जो कि अब इससे हमने हैंडल करना है।
अब इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो सकता है? नंबर 1, इसको मैं हमेशा जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि आप 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करें। 20% इज द प्रिवेंशन या जो एहतियात है, और 80% जो है वो तैयारी है, प्रिपरेशन। क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप जितनी मर्जी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज अपना लें। आई एम नॉट ट्राइंग टू, मैं उसको कोई डिवैल्यू नहीं कर रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बावजूद चांसेस हैं कि हमें ये हो जाए। तो हमने सिर्फ प्रिवेंशन पे काम नहीं करना, हमने सिर्फ एहतियाती तदाबीर नहीं अपनानी, बल्कि हमने तैयारी भी करना है। अब तैयारी से मेरा क्या मुराद है कि हम अपने इम्यून सिस्टम पे काम करें। अगर हमें 20% एफर्ट से ये फायदा होगा कि इस प्रॉब्लम को हम डिले कर सकेंगे। अब डिले का सबसे पहला फायदा शायद वैक्सीन आ जाए, तब तक वैक्सीन नहीं तो क्योर आ जाएगा, और अगर क्योर नहीं आता तो एटलीस्ट हमारा इम्यून सिस्टम इस काबिल हो जाएगा कि अगर कल को हमें ये प्रॉब्लम हो जाए तो हमें हमारे लिए ये फैटल साबित ना हो। तो इम्यून सिस्टम पे काम करना, तो हमारा फोकस जो इस पे है, फियर्स की तरफ है, और पूरा दिन ये खबरें सुनना कि क्या हो रहा है कोरोना से, कितने लोग मर गए हैं, कैसे हो रहा है, रादर देन इंडल्जिंग या स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट, अगर हम सिर्फ इसको सिंपल 80-20 पे कर दें, 20% के हमने मास्क पहनना है, हमने सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग पे काम करना है, और 80% जो है कि वी प्रिपेयर फॉर इट, वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर इट मेंटली, नॉट ओनली मेंटली, इवन फाइनेंशियली, फिजिकली, प्रोफेशनली, हर लिहाज से। देखें, दिस इज अ टाइम, पूरी दुनिया, द वर्ल्ड विल नेवर बी द सेम। ये मैं आपको बताऊं, अगर कोरोना आज नहीं 2 साल बाद भी खत्म हो जाता है, वी विल नेवर बी द सेम, द वर्ल्ड विल नेवर बी द सेम। उसकी वजह ये कि इस कोरोना की वजह से इतनी ट्रांजिशंस हो जाएंगी, ऑनलाइन चीजें शिफ्ट हो गई हैं, वर्चुअल स्कूल्स आ गए हैं, वर्चुअल कॉलेजेस आ गए हैं, जॉब्स की जो रेशो आप देख लें कि ज्यादातर लोग अब ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, अपने बिजनेसेस को शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस टाइम को हमने यूटिलाइज करना चाहिए कि हम भी उन तैयारी, उन तब्दीलियों के लिए अपने आप को तैयार करें। बट इफ विल बी, अगर हमारा ध्यान जो है और हमारा फोकस बहुत ज्यादा उसकी प्रॉब्लम वाली साइड पे होगा और सोल्यूशन वाली साइड पे नहीं होगा, तो वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड, और हम इसको टैकल करने में कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये शाज़िया बता रहे थे फाजिल वाहिद साहबी के ये जो हम लोग शायद इस फेज से निकलते में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप क्या देखती हैं कि जब ये पैंडेमिक ओवर हो जाएगा, तो क्योंकि हमें पता है कि कई लोग पैरानाइड हो जाते हैं और वो उनको काफी टाइम लगेगा इस चीज से निकलते, तो आप क्या देखती हैं कि इसके क्या इफेक्ट मजीद हो सकेंगे? सादिया, ये बात तो दुरुस्त है कि पैंडेमिक की वजह से लोगों को, आई एग्री विद फैसल के 80-20 वाला रूल अप्लाई करना चाहिए, डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिकल रूल है। लेकिन क्या है कि हम लोग रूल हम लोगों के लिए बहुत आसान होता है, जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड बंदे होते हैं, ये जिसको हम लोग जो अपने आप को मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, इवन हम भी वी गो डाउन दैट रूट टू, we can go down that route. So ये नहीं है कि हम लोग अगर कहते हैं तो वो it's very easy for them to do. हम बेशक ये एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है and best सोल्यूशन है, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए जो अंदर से जो ताकत चाहिए होती है वो हर इंसान के पास नहीं होती। तो ये जब अंदर से ताकत नहीं आ रही, ये ऑलरेडी जो स्पेशली जो लोग अंदर से कमजोर होते हैं मेंटली तौर पे, जो मैं जिस्मानी तौर की बात कर ही नहीं रही हूँ, मेंटली तौर पे जो मतलब वनरेबल जो होते हैं, इमोशनल बंदे ज्यादा होते हैं, उनमें जो लोग आगे पीछे उनके ट्रॉमास, ट्रेजेडीज ज्यादा होती हैं जिंदगी में, या वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत कुछ लाइफ ने उनके ऊपर थ्रो किया होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो ये पैंडेमिक है, ये बस लास्ट स्ट्रो होती है, जो उसको जिससे एक लास्ट पुश मिलनी, एक लास्ट एज होनी। तो इस मेरा नहीं ख्याल कि लोग ज्यादा खौफ से या इससे जा रहे हैं। मेरे ख्याल में कि ये लोग ऑलरेडी शायद उस एज तक पहुंचे हों जिनको वो लास्ट फाइनल को चाहिए थी, जो वो बढ़ गई है। और सबसे ज्यादा हमारा जो कंट्रोल जो फाइनेंशियली होता है, हम अगर फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं तो उसके बाद हम बाकी मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल कर लेते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। लेकिन क्योंकि इकोनॉमी इतनी बुरी तरह डैमेज होगी, इसके बाद भी कई साल हमें लग जाएंगे इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव करने में और उसको बिल्ड करने में और उस लेवल पे लाने में, कि लोग अपने ग्राउंड फाइंड करने के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाना है। यानी कि पहले कि जहाँ पे दादा ने या बाप ने, कोई जनरेशन ने एक बिल्ड किया हुआ बिजनेस था या कोई भी चीज एस्टेब्लिश की हुई थी, वो वापस लोग
ऑलमोस्ट ग्राउंड पे आ गए हैं और उन्होंने ऑलमोस्ट ग्राउंड से दोबारा शुरू करना है। तो वो स्ट्रगल उनकी जो है वो 1-2 एटलीस्ट जो आने वाली जनरेशन होगी उस तक उनकी चलनी है। तो उसमें वो मेंटल जो स्ट्रेस होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लाइक आई सेड फाइनेंशियली हमें अगर बेटर हम थोड़ा बहुत स्टेबल महसूस करें तो बाकी सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब फाइनेंशियली भी हम डैमेज हो जाएं, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर पा रहे हैं फाइनेंशियली भी, और दूसरी तरह से हमारे बाकी के मसाइल पड़े हुए हैं, इट्स जस्ट गोइंग टू गेट वर्स। ठीक है। अच्छा फाजिल साहब, अब जैसे ये बता रही हैं, अब जैसे हम यूके की बात करते हैं तो हमने देखा है कि यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स अगर देखे जाएं तो डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत इश्यूज बढ़ गए हैं इसी पैंडेमिक की वजह से। अगर पहले 25% थी तो 125% अब कॉल्स रिसीव हुई हैं। और इसमें हम लोग ना सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज देखते हैं बल्कि बच्चों के ऊपर जो तशद्दुद है उसके भी हम काफ़ी केसेस देखते हैं। और रिसेंटली आप, क्योंकि ये सुसाइडल जो थॉट्स हैं इन जो कई ऐसे पेशेंट्स के साथ आप काम करते हैं, तो कई एक वो कौन सा पॉइंट होता है आप जिसको बताएंगे कि जब बंदा जो है वो मौत को गले लगा के समझता है कि इसमें मुझे सुकून मिलेगा, वो क्या चीज होती है जबकि बंदा मतलब मौत को गले लगाना चाहे सुकून हासिल करने? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि ऐसा क्या हो जाता है कि उनको डेथ में रिलीफ नजर आ जाता है और इतनी क्या तकलीफ हो जाती है कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चीज को समझने की जरूरत है। देखें, हमारे जो कंपैरिजंस होते हैं वो हमारे अवेलेबल ऑप्शंस के साथ होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी भी वजह से, किसी भी पेन की वजह से ये नौबत आ जाती है कि मैं सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती है, तो एक्चुअली मेरे साथ क्या हो रहा है? एक्चुअली मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे पास जो अवेलेबल, मेरे प्रॉब्लम्स के लिए दुनिया में जो अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं, वो सॉल्यूशंस या तो मेरे नॉलेज में नहीं है या फिर वो मेरे एक्सेस में नहीं है, जिसकी वजह से मैं अपने लाइफ की पेन का कंपैरिजन कर रहा हूं डेथ के साथ एंड नॉट विद द सॉल्यूशंस। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे सॉल्यूशंस की कमी होती है लोगों को। वो जो देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की यहाँ पे, ये जो हमने वर्ड्स कॉइन किए हैं ना कि मोटिवेशन एंड करेज एंड होप, बेसिकली ये मैं आज आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि ये मोटिवेशन और करेज या होप ये थर्ड क्लास रिप्लेसमेंट है क्लैरिटी के। If you have clarity, you don't need motivation, you don't need courage, and you don't need hope. If you have clarity, but if you don't have clarity, you cannot see clearly. आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई viable solutions आपको नहीं नजर आ रहे हैं, तो फिर आपको leap of faith लेना पड़ता है, फिर आपको courage और motivation की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे आपको सिंपल बताऊं, if you ask someone कि यहाँ से उठ के आप दूसरी साइड पे जाएं और वो चीज उठा के लाकर मुझे दे दें, अगर उसको वो क्लियर नजर आ रहा है रोड उसमें रूम के अंदर कि मैंने वहां तक जाना है, रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, मेरे कोई गिरने का खदशा नहीं है, जो चीज मैं उठा के ला रहा हूँ वो सेफ है और वापसी पे भी, ये क्लैरिटी जब होगी ना तो वो आराम से उठ के वो चला जाएगा। ना उसको मोटिवेशन की जरूरत है, ना करेज की, ना होप की। लेकिन अगर उसी रूम में आप घुप अंधेरा कर दें एंड नाउ ही कैन नॉट सी एनीथिंग and you ask him to do the same, now he will need courage and motivation and hope because he cannot see anything and now he needs to take the leap of faith. अब हम लोगों में प्रॉब्लम ये है कि हम स्किल्स पे रिलाई नहीं करते, हम सीखते नहीं है। जैसे शाजिया खान ने बताया, बड़ा बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने कि ये तमाम लोगों के लिए, अब जैसे मैंने 80-20 की बात, उन्होंने कहा कि तमाम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पीपल आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ मेंटली। तो ये इसकी वजह क्या है कि हम मेंटल हेल्थ को तरजीह नहीं देते। आपको हंसी आएगी, पाकिस्तान में इस साल मेंटल हेल्थ पे एक बंदे के ऊपर 64 रुपीज खर्च होंगे। कैन यू इमेजिन कि मेरे लिए हुकूमत ने 64 रुपीज पूरे साल में मेरे मेंटल हेल्थ, ये हमारी तरजीहात है कि हम इसको कभी तरजीह नहीं, मेंटल हेल्थ को हम कोई इसको तो समझते नहीं है कोई प्रॉब्लम। और ना ही हम हमारे, आप स्कूल्स के सिलेबस उठा लें, आप कॉलेजेस देख लें, आप यूनिवर्सिटीज देख लें, बेस्ट से बेस्ट स्कूल्स देख लें, आपको सिलेबस में मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ नहीं नजर आएगा। ना उनको कोई बताता है कि आपने अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, अपने डिसअपॉइंटमेंट को कैसे लाइफ में आप लोगों ने हैंडल करनी है, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, कोई हमने लैंग्वेज को कम्युनिकेशन स्किल्स का नाम दे दिया, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं होता। कोई हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं, यूफोरिया कैसे क्रिएट होता है हमें कोई नहीं सिखाता। हमारे लाइफ में
फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा और इन चीजों की कितनी इंपॉर्टेंस है हमें कोई नहीं बताता, ना हमें घरों में कोई बताता है, सिखाता है, ना हमें यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में कोई सिखाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आपका माइंड क्लैरिटी हो और सारा कुछ हो। अभी जैसे हम बहुत रीसेंट केस की मैं बात करूंगी, जैसे जो सुशांत सिंह है, उनके पास दौलत, इज्जत, शोहरत, जो एक बंदे की ख्वाहिश होती है, वो सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने सुसाइड की। तो आप क्या एग्जैक्टली देखिए, वो बल्कि उनसे देखिए मैं मैनेजर थी, उन्होंने भी खुदकुशी की। तो इस सूरत में आप क्या कहेंगे कि उनके पास, जब आप कहते हैं कि देखें क्लैरिटी है, तो वो सब कुछ था जिसकी हर एक को कोई ख्वाहिश देखिए, होती है। जब से मैं और आप बात कर रहे हैं आपस में, इस दौरान तकरीबन 25 लोग अपनी जान ले चुके हैं। इस दौरान सिर्फ जब से हम बात कर रहे हैं, तकरीबन 25 लोग जो है वो अपनी जान ले चुके। एवरी 40 सेकेंड एक बंदा सुसाइड कर रहा है दुनिया में, एवरी 40 सेकेंड। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसका ताल्लुक, आप जैसे शांत सिंह का आपने एग्जांपल किया, यू विल फाइंड मेनी सक्सेसफुल पीपल इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ जो सुसाइड कमिट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पैसे से या इन चीजों से या फेम से और इन चीजों से, सक्सेस से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक किसी और चीज से। देखें, इफ अगर हमें बचपन से हमारे पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं और वो अपने साय में हमें प्रोटेक्ट कर, हम डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस नहीं करते घर के अंदर, हम जो है वो घर के अंदर नो सुनने की हमें प्रैक्टिस ही नहीं होती, मुंह से बात निकली नहीं होती कि पेरेंट्स ने जंप किया होता है उसको पूरा करने के लिए। तो ये जब घर में हम लोगों को डिसअपॉइंटमेंट से जो हैंडलिंग है वो नहीं सिखाई जाएगी, स्कूल्स कॉलेजेस में हमें ये नहीं सिखाया जाएगा, जब अपने लाइफ में फेलियर्स के साथ आपने कैसे कोप करना है हमें कोई नहीं सिखाता, पेन और लॉस को कैसे प्रोसेस करना है ये हमें कोई नहीं सिखाता, एग्जीक्यूटिव स्किल्स की कमी है। हमें लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और अलजेब्रा पढ़ के हमारा काम पूरा हो गया, या बच्ची के ख्वाहिशात पूरी करके तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी। लाइफ इज मोर देन दैट, वी नीड टू टीच। ये हमारी रिस्पॉन्स, टू एंटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1 पेरेंट्स, नंबर 2 टीचर्स। सबसे ज्यादा बच्चे का टाइम इन दोनों के पास गुजरता है, और अगर उनको इन चीजों पे ट्रेन किया जाए और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि भाई आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ट्रेन करें, उनको रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करें। मुझे आप एक बात बताएं, बाहर की दुनिया में आपको रिवॉर्ड्स जो मिलते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस की वजह से मिलते हैं, लेकिन घर में जो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसके लिए कोई परफॉर्मेंस की कंडीशन नहीं है। तो आप रियल लाइफ के लिए क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? आप ये सिखा रहे हैं कि बाहर भी आपको रिवॉर्ड किया जाएगा विदाउट परफॉर्मिंग, तो वो तो फेल ही होंगे ना बाहर जाके। जब हमें माहौल नहीं क्रिएट कर देते जो रियल लाइफ में उन्होंने फेस करना है, कि रिवॉर्ड्स को आप कंडीशन करें परफॉर्मेंसेस के साथ, आप विड्रॉल रिवॉर्ड्स हैं उसको कंडीशन करें उनकी बिहेवियर्स के साथ। जब तक उनकी ये ट्रेनिंग नहीं होगी, जब तक आप उनको सिर्फ नो इस वजह से नहीं, आप मैं आपको एक मिसाल लेता हूँ, काफी लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगेगी। बहुत सारे पेरेंट्स के साथ मैं काम करता हूँ, जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ कि कैसे वो अपनी पेरेंटिंग कर रहे हैं, कैसे बच्चों को वो रेस कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। यानी कि हम बच्चों को जो यस कहेंगे या नो कहेंगे ये डिपेंड करता है बात पे कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि वो मेरिट पे नहीं हम करते हैं कि हमने बात पे यस कहना है कि नो कहना है। मेरिट नहीं है, अफोर्डेबिलिटी है। अगर वो काम हम आराम से अफोर्ड कर सकते हैं तो हम यस कह देंगे, नहीं अफोर्ड कर सकते तो नो कह देंगे। तो बच्चे की क्या तरबियत हो रही है? वो रियल लाइफ के लिए तो नहीं प्रिपेयर हो रहा, फिर उसने सुसाइड ही करना है डिसअपॉइंटमेंट्स की सूरत में लाइफ में। फिर जब उसको वो परफॉर्म नहीं करेगा रिवॉर्ड्स के लिए, तो हम घर से, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को हम ट्रेन करें, रियल लाइफ के लिए उनको प्रिपेयर करें। आप कब तक उनको अपने परों के नीचे छुपा के रखेंगे? और आपने सुना होगा बड़े दरख्त के नीचे छोटे जो पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं, क्योंकि ना उन पे बारिश होती है ना साया। तो ये जो है ना, जब तक हम बच्चों को रियल लाइफ का एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ये आप देखें ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। घर का जो माहौल है दैट इज अ कंट्रोल्ड एंड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। तो जैसे आप पायलट कैसे बनते हैं? क्या उनको डायरेक्ट जहाज में बिठाया जाता है कि वो क्रैश करे जहाज को भी और अपने आप को भी? उनको पहले सिमुलेटर पे बिठाया जाता है, उनसे बार बार जो उनके जहाज है वो क्रैश होते हैं, बार बार जो है वो उसमें गलतियां करते हैं और वो गलतियों को सुधारते हैं।
तो सिमुलेटर में वो प्रैक्टिस करते हैं, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करते हैं और फिर उनको जहाज पे बिठाया जाता है। बच्चों के साथ हम ये नहीं करते, हम सिमुलेटर तो छोड़े, हम तो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उनको। तो अगर घर में एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम भी सिमुलेटर की तरह उनकी जहाज को बार बार क्रैश कराएं, उनको डिसअपॉइंट करें और फिर डिसअपॉइंट की हैंडलिंग उनको सिखाएं, उनको हम बताएं, उनके रिवॉर्ड जो हमने करना है उसको कंडीशन करें उनके परफॉर्मेंसेस के साथ, उनके बिहेवियर्स के साथ, और इसी तरह उनके बिहेवियर्स पे हम उनके रिवॉर्ड जो हैं वो विड्रॉ करें। तो इस कंडीशनिंग से उनकी लर्निंग हो जाएगी और वो जब रियल लाइफ में जाएंगे तो वो सुसाइड कमिट नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को हैंडल कर पाएंगे। उनको पता होगा कि रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। वो मेरा घर था, मेरी माँ से डिसअपॉइंट नहीं करती थी, बाहर लोग करेंगे भाई, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन कि आप अपनी जान ले। लेकिन ये तब होगा जब बचपन से ट्रेनिंग हुई होगी। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि हम मेंटली स्ट्रांग इनफ ही नहीं है कि इन चीजों को प्रैक्टिस कर सकें। तो उसकी वजह ये है कि हमें ट्रेन नहीं किया जाता, हमारी तरबियत नहीं होती घरों के अंदर। ठीक है। अच्छा शाजिया, बस लास्ट आप ये मुझे बता दें कि आपको क्या लगता है कि क्या पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए हमें ताकि हम ये जो मेंटल इश्यूज हैं इसको अच्छे तरीके से कोप और हैंडल कर सकें? देखिए, सबसे पहले हमें रिकग्नाइज करना चाहिए कि हम मेंटल हेल्थ। सॉरी, मुझे आवाज आना बंद हो गई। अब आ रही है आपको आवाज? सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मेंटल हेल्थ को एक्नॉलेज करना। जब आप एक मसला जिसको एक्नॉलेज कर लेते हैं कि एक मसला है तो आप उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे माशरे में मेंटल हेल्थ की वाकई ही बहुत ज्यादा अवेयरनेस में कमी है, लैक है। पीपल डोंट रियलाइज कि मेंटल हेल्थ उतनी ही जरूरी जितना हार्ट अटैक, जितना कैंसर, जितना जिस्म का कोई और ऑर्गन है। बल्कि जितना दिमाग स्ट्रांग होता है, आप बीमारियों से लड़ सकते हैं, आप मसाइल से लड़ सकते हैं। दिमाग जितना काम करता है इतनी कोई चीज काम नहीं करती। तो जैसे बाकी सारी चीजें बीमार होती हैं वैसे दिमाग भी बीमार हो सकता है। तो यस, तरबियत पे होता है, पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग पे होता है, यस आपको बचपन से सिखाना चाहिए, ये सारा कुछ होता है। बावजूद उसके हमारे दिमाग में ऑब्वियसली केमिकल्स भी होते हैं, केमिकल्स भी रिएक्ट करते हैं इन डिफरेंट वेज, अप एंड डाउन होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आते रहते हैं हमारे माइंड में। हमें उसको भी देखना चाहिए, उसको भी फोकस करना चाहिए। सो देयरफॉर हम हर चीज को अंडर एक अम्ब्रेला नहीं कर सकते और उसको ब्रश नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें दिन से लेकर रात तक हम बात करते रहे तो ये खत्म ना हो। तो इसके बहुत सारे इश्यूज हैं और बहुत सारे पॉजिटिव इश्यूज ये होते हैं कि जब तक कहते हैं खाली जो घर होता है, दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। अपने माइंड को जब हम ऑक्यूपाइड रखते हैं किसी भी चीज में, जो चीज आपको प्लेजर देती है, चाहे वो काम है, परिंदे हैं, जानवर हैं, गार्डनिंग है, घर की सफाई है, हांडी रोटी, कुछ भी, एनीथिंग, यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है। पीस ऑफ माइंड आपको मिले, पीस ऑफ माइंड किसी चीज में भी हो सकता है और जिसमें आपको प्लेजर मिले आप वो करें, वो आपकी थेरेपी होगी। आपका माइंड जब रिलैक्स होगा तो आप बेटर सोच सकेंगे, क्लियर, आपकी थॉट्स क्लियर होंगी, आप फोकस कर सकेंगे, आपको पता होगा अपनी डायरेक्शन का, हमने यहाँ जाना है या वहां जाना है या जो कुछ भी। लेकिन जब तक हम एक तो मेंटल हेल्थ हम अपनी जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे अपनी कम्युनिटी में कि दिमाग बहुत बड़ा एक हिस्सा है मेंटल हेल्थ का जो इशू है, जिसको ये नहीं है कि जैसे ही मेंटल हेल्थ का इशू होता है तो वो पागल है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग उसको फौरन पागल का लेबल दे देते हैं। वो पागल नहीं होते हैं, उनको थोड़ी सी मामूली सी सपोर्ट चाहिए होती है और हर बंदा जिंदगी के मसाइल में ऊपर नीचे डिफरेंट तरीके के साथ डील करता है। तो अगर आपको थोड़ी सी वो एक टाइम मिले जहाँ पे आपको थोड़ी सी सपोर्ट आ जाए, आप फाइन हो जाएंगे, यू नो, यू जस्ट गेट थ्रू इट। लेकिन इस नोइंग अबाउट इट और उसके ट्रिगर पॉइंट्स और उसको अवेयर करना और उसको पहचानना कि ये वाकई ये है, तो उसके बाद आप अगला कदम उठा सकते हैं। लेकिन हमारी कम्युनिटी में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ का मतलब ही पागल है। हालांकि पागल नहीं है, मेंटल हेल्थ के अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं, बहुत सारी बीमारियां आती हैं। ठीक है। तो अच्छा साहब, लास्ट पे आपसे ये बता दें कि अगर हम लोग जैसे ये बता रही हैं कि अगर हम लोग क्या दवाइयाँ ही लास्ट रिजॉर्ट रह जाती है कि हम लोग बाकी इन थेरेपीज जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज होती हैं या इस तरह की थेरेपीज भी वर्क कर सकती हैं कि दवाई जो है वो... इसके लिए सबसे पहले हमें ये डिस्क्रिमिनेट करना होगा कि मेंटल हेल्थ इशू जो है वो पैथोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल है, वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। बिल्कुल ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है, ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो पैथोलॉजिकल है, स्किज़ोफ्रेनिया। So you cannot treat schizophrenia with therapies only. You need proper medical intervention as well. Pharmacological intervention की भी जरूरत होती है। लेकिन देखिए, मैं आपको फिर से एक बात बताऊं कि जो पैथोलॉजिकल इश्यूज हैं वो बहुत कम है। यानी कि अगर आप स्टैटिस्टिकल पिक्चर्स उठा लें, अगर आप देखें कि जो हम
मेंटल हेल्थ इश्यूज के एम्ब्रेला में जितनी हमारी स्टेटिस्टिक्स हैं उसमें पैथोलॉजिकल कितने हैं और साइकोलॉजिकल कितने हैं, कितने हमने खुद इंड्यूस। तो बिल्कुल इसमें अच्छा इवन तो जो पैथोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो मेंटल हेल्थ की वो इश्यूज जो कि जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, क्लिनिकल डिप्रेशन है, या इस तरह की जितनी भी आम किस्म के एंजाइटी, सबसे कॉमन जो एक प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में सबसे कॉमन वो है एंजाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है ना। यहाँ तक लोग बताते हैं कि 30 to 35% ऑफ द पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो यस, देयर आर प्रॉब्लम्स जहां पे हमें एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ता है, जिसमें फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ साथ हम थेरेपीज और बिहेवियरल इंटरवेंशन पे काम करते हैं। सेकंड, बिल्कुल जो इन्होंने पॉइंट आउट भी किया वो ये है कि जो कुछ पैथोलॉजिकल इश्यूज हैं जैसे कि अब स्किज़ोफ्रेनिया है, तो नो मैटर पेरेंट्स क्या उसकी तरबियत कितनी अच्छी करें, नो मैटर के टीचर्स क्या करें, चूंकि वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो पैथोलॉजिकल है, तो उसने तो होना ही होना है, ठीक है ना। वो उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी मैनेजमेंट है, बहुत सक्सेसफुल मैनेजमेंट है। और वो मैनेजमेंट क्या है, उसमें मेडिकल इंटरवेंशन, फार्माकोलॉजी यानी मेडिसिन प्लस थेरेपीज। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि पेशेंट के ट्रीटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली की ट्रीटमेंट है, फैमिली का इंटरवेंशन, उनकी थेरेपीज, कि घर में थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जो रिकवरी को सपोर्ट करे, ना कि डिजीज को ट्रिगर करे। उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि वो अपने पेशेंट को कन्विंस कर सकें। इंटरवेंशन आप उनको सिखा दें, फैमिली इंटरवेंशन सिखा दें, आप उनको क्रूशियल कॉन्वर्सेशन सिखा दें, आप अकाउंटेबिलिटी सिस्टम सिखा दें। हम लोगों को तो बात करने का तरीका नहीं आता, या हम लड़ते हैं या चुप हो जाते हैं, दो ही ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। तो फैमिली की ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ऐसे पेशेंट जो जिनके पैथोलॉजिकल इश्यूज हैं, तो दे स्टार्ट विद फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, बट थेरेपीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन देयर लाइफ। देखिए, हर बीमारी की जो पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव के साथ आप क्या करेंगे, ठीक है ना, वो तो थेरेपीज से ही होगा, स्किल डेवलपमेंट से, एग्जीक्यूटिव स्किल्स से ही होगा। सो वी नीड अ होलिस्टिक अप्रोच व्हेनेवर देयर इज अ मेंटल हेल्थ इशू। सबसे पहले अवेयरनेस तभी हम करेंगे ना जब इसको कोई तरजीह देंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे। नेशनल प्रायोरिटाइजेशन नहीं है मेंटल हेल्थ के, मैंने आपको बताया। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए और जरूरी जो हमें मदद है वो करनी चाहिए ताकि हम इस चीज से निकल सकें। I think internet is down. Yeah. तो बेसिकली फिर इसका ये कंक्लूजन है कि एक तो ये कि आपको थोड़े हॉबीज जो है वो ऐसी रखनी चाहिए अपनी, जिसमें आपको मेंटल जो है वो सेटिस्फेक्शन मिले, और ताकि इस चीज से आप निकल सकें। और कई ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर आपको वाकई मेडिसिन की इंटरवेंशन की जरूरत होती है, तो उसमें भी उसको रियलाइज करना चाहिए और लोगों को बर वक्त उसका इलाज करवाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर बोथ द गेस्ट्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। Pleasure. तो अपना ख्याल रखिएगा सादिया। Okay, आई थिंक इंटरनेट फैसल भी चले गए हैं। Okay. तो यस, और लास्ट मैसेज यही है अगेन कि हमारी कम्युनिटी को अवेयर होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ एक रियल इशू है, और इसको सपोर्ट करने के लिए पूरी फैमिली का होना जरूरी है ऑन बोर्ड। जब सारी फैमिली ऑन बोर्ड होगी तो तभी ये ट्रीटमेंट काम करती हैं। दवाइयां भी काम करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी घर वाले जो करते हैं, जो सपोर्ट होती है, वो ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि वो हर वक्त उनके साथ होते हैं। प्लेजर इज माइन। हैव अ लवली डे। अल्लाह हाफिज।